साल दर साल जो पानी का जो संकट बढ़ रहा है, उसके पीछे वर्षा के बारे में भी अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई वर्षा कम हो रही है, इसलिए पानी जो है नीचे नहीं जा रहा है। वर्षा का दोष इतना ज़्यादा नहीं है। आप आंकड़े देखिए पिछले 4 दशक के, तो 4 दशक पहले लगभग 1000 मिलीमीटर पानी की बरसात हुआ करती थी, 1000 मिलीमीटर, जो आज घट करके 715 मिलीमीटर है। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंतर है। और चेरापूंजी में जो पानी गिरता है वो सेंटीमीटर के हिसाब से है, वो 1100 सेंटीमीटर, यानी उसका 10 गुना कर लीजिए, इतना ज़्यादा पानी पड़ता है। जबकि जैसलमेर एक ऐसा शहर है हमारे देश का जहाँ सबसे कम यानी 20 सेंटीमीटर पानी पड़ता है। तो मैं 715 मिलीमीटर बरसात जो एवरेज हो रही है उस पर मैं चर्चा करूं तो बादलों का दोष नहीं है। दरअसल ये जो अरब की खाड़ी से या हिंद महासागर से जो बादल उठते हैं वो अपने समय पर पानी लेकर के आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी यानी 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर वर्षा करके वो बादल गुम हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि हमारे जो भूमंडल में हमारे जो ऊपर गैस इतनी ज़्यादा तैर रही हैं, वो गैस जो है बादल को टिकने नहीं देती हैं। 40 साल पहले, यानी लगभग एक मोटे तौर पे अगर हम चर्चा करें कि 30 या 40 साल पहले इतना बड़ा औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था। उस समय बादल आया करते थे, 3-3 दिन तक वर्षा आया करते थे, और वर्षा जो होती थी वो रिमझिम रिमझिम होती थी। हमें मालूम है कि हम गांव में थे, छोटे थे, तो बहुत धीरे धीरे पानी पड़ता था, और वो पानी इतना एकत्रित हो जाता था नीचे कि हमारे कुएं वो ओवरफ्लो हो जाते थे, और पानी हर साल की तरह मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 फुट नीचे पानी जो है निकल आता था, और कुआं में से हम लोग पानी खींचने लगते थे। अब स्थिति ऐसी नहीं है, जबकि वर्षा भी कम नहीं हो रही है। वर्षा होती है वो एकदम पानी पड़ता है, पानी खेत में पड़ता है, एकदम उसे खेत में से निकल करके नाली में आता है, नाली में से होते हुए नाले होकर के वो बड़ी नदियों में होते हुए समुद्र में बह जाता है। यही स्थिति शहरी इलाकों में है। हमारी छतों पर पानी गिरता है, उसे हम संकलित नहीं करते, पानी नाली और नालों के जरिए से यमुना, गंगा और बड़ी नदियों में बह करके वो समुद्र में पहुंच जाता है। ये सब पानी बेकार हो रहा है, और इसलिए ये पानी का जो संकट है वो साल दर साल इसलिए बढ़ रहा है। एक तो कहने का मेरा आशय है उसका उपयोग ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई। तीसरी जो वर्षा का है वो पैटर्न बिगड़ गया। जो धीरे धीरे वर्षा होनी चाहिए जिससे कि जो भूजल है वो अप हो, वो अप नहीं हो रहा है। बादल बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी कम वर्षा हो रही हो। एक जो एवरेज निकल करके यही आया है। हाँ, ये बात भी है कि वर्षा कम होने से जल स्रोत सूख रहे हैं। जो सतही पानी होता है उस पानी के जो स्रोत हैं वो भी सूख रहे हैं, झील सूख रही हैं, हमारी नहरें सूख रही हैं। मौसम का वैसे जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बोला। सन 91 से लेकर के 80 तक पहले औसतन 44 दिन वर्षा हुआ करती थी 365 दिन में, अब जो है 40 दिन होती है। अंतर तो बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं है कि हम लोग जो पानी का जो संकट है उसके लिए ज़्यादा उसको मौसम को दोष ठहराएं। अब रही बात कि पानी जो नीचे से हम लोग खींचते हैं वो किस तरीके से खींचता है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नलकूप पानी खींचते हैं किसानों के। नलकूप जो पानी खींचते हैं उससे वो फसल उगाने के लिए खींचा जाता है। सबसे ज़्यादा दोहन पानी का पंजाब करता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा धान होता है और गेहूँ होती है। आप जानते हैं धान के लिए हर समय पानी की ज़रूरत पड़ती है। धान की फसल हर समय पानी में डूबी रहती है। वहाँ से जो पानी आता है जो ज़मीन में से निकल करके, उससे 135 लीटर पानी में 1 किलो चावल तैयार होता है। कई बार गवर्नमेंट ने धान के किसानों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया, और लोगों ने भी इसके लिए कहा कि भाई भूगर्भ जल पंजाब में नीचे ज़्यादा जा रहा है, आप लोग धान की फसल मत करिए, आप दूसरी फसल उगाइए। लेकिन वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया, विरोध किया, सरकार ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि साहब हम इसका निर्यात करते हैं, भारत के लिए बहुत बड़ी पूंजी आती है, बहुत बड़ी इनकम होती है। मेरा कहना दूसरा है। अगर हम 3500 लीटर पानी खर्च करके 1 किलो चावल तैयार कर रहे हैं तो ऐसा निर्यात करना बेकार है। हम दूसरी फसलों पर ध्यान दे सकते हैं। आप ये मान के एक मोटे तौर पर चलिए कि हम बहुत बड़ी मात्रा में पानी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका आशय यही निकलता है। दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गन्ना होता है, उसके लिए भी बहुत बड़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ भी पानी
का दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तीसरे नंबर पर राजस्थान है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहाँ आलू होता है। आलू के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। 4 या 5 बार पानी लगा करके आलू बनता है। तो उस पानी को हम लोग फसल दूसरी चक्र तरीके से घुमा करके और पानी का बचत कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो सिक्किम में सबसे कम पानी का दोहन हो रहा है, वहाँ 0.06% पानी का दोहन कर रहे हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 3 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ सबसे कम पानी का दोहन हो रहा है। वहाँ जैविक खेती होती है, वहाँ के किसान जागरूक हैं और वहाँ फसल चक्र इस तरीके से तैयार करते हैं कि कम से कम वो भूजल पानी पर डिपेंड रहें, यानी पानी खींचते नहीं हैं। अब आई बात चीन की। मैं चीन का भी एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि चीन में 6.9 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन हमसे ज़्यादा है, ज़मीन जो जिस पे खेती होती है, लेकिन पानी का दोहन वो हमसे कम करते हैं, जबकि हम लोग यानी भारत के किसान ज़्यादा करते हैं। अब बात आती ये है कि जो पानी का जो दोहन है वो 75% जो खेती में जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा कि फसल चक्र किस तरीके से तैयार हो। लेकिन जो पानी पे अभी तक काम किया है, वह काम किया है सबसे ज़्यादा इजराइल ने। जो इजराइल है, जैसे आता है बात विचार में, कई बार आप लोगों के विचार भी आते होंगे कि भाई अगर पानी नीचे नहीं रहा तो चलो वैज्ञानिक हैं, समुद्र के पानी को मीठा कर लेंगे और हमारी प्यास बुझती रहेगी, हम तो खैर चलो पानी पी करके चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए पानी तैयार हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है और विशेषज्ञों ने भी ये पाया है कि जो पानी है समुद्र का, उसको मीठा तो किया जा सकता है, लेकिन पीना उतना ही हानिकारक है जितना कि हम लोग खारे पानी को पीते हैं। क्योंकि उसमें जिस तरीके से तैयार पानी जहाँ जहाँ हो रहा है उसको लगातार आप नहीं पी सकते हैं। उसके विकल्प के तौर पे तो आप चलो एक दिन पी सकते हैं, लेकिन रोज़ाना नहीं पी सकते हैं। मैं आपको अपना ही एक व्यक्तिगत उदाहरण बताऊं। 7 जुलाई 18 को मैं सियोल गया, एक डेलीगेशन में गया था इंडस्ट्रीज़ के लिए। मैं कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ हरियाणा के हरियाणा स्तर GM थे इंडस्ट्रीज़ के। तो हम जिस होटल में रुके तो उसमें सबसे पहले घुसते ही मैंने वॉश बेसिन पे हाथ साफ़ किया तो वो पूरा का पूरा लाल हो गया। अब लाल जो हुआ तो मैं बड़ा परेशान कि ये खून आखिर कहाँ से निकला। बाद में मैंने देखा वो तौलिया कुछ हाथ पहुँचा तो वो भी लाल हो गई। तो बाद में पता चला कि वो पानी से हुआ है और वो हमारा जो हाथ में जो धागा बंधा हुआ था लाल, उससे वो एकदम पानी लाल हो गया। जबकि इंडिया में हम लोग हाथ धोते हैं हम अपने, तो वहाँ धागे में कोई असर नहीं पड़ता है। बाद में जब मैंने पूछा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ के क्या सिस्टम है सियोल में, तो साउथ कोरिया के लोगों ने उन्होंने बताया कि यहाँ समुद्र का पानी साफ़ करते हैं और उससे होटल में नहाने धोने के लिए पानी आता है, कपड़े धोने के लिए घरों में पानी सप्लाई हो रहा है। जो पानी पीने का है उसकी अलग लाइन है, वो पानी ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। तो मेरा ये उदाहरण साउथ कोरिया का देने का आशय केवल यही है कि देखिए वो लोग कितने तरक्की कर चुके हैं कि वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, जल का पानी जो नीचे है उससे लेते हैं और यूज़ करने वाला पानी अलग होता है। हमारे देश में क्या है, जो भूजल है उसी से तो हम फसल पकाएंगे, उसी से हम इंडस्ट्री चलाएंगे और उसी पानी से हम लोग घर पे अपना काम करेंगे, उसी से कपड़े धोएंगे, उसी से बर्तन धोएंगे, उसी से खाना बनाएंगे और उसकी रिसाइकलिंग भी नहीं है। इजराइल ने सबसे ज़्यादा जो काम किया, मैंने जैसा आपको बताया कि पानी पे सबसे ज़्यादा काम किया है। उन्होंने पानी को मीठा भी किया है। पिछले बार मोदी जी इजराइल गए तो उनके 2 ही उद्देश्य थे। एक तो वहाँ के हथियारों के बारे में जानकारी लेना, जैसा कि वहाँ उन्नत हथियार बनते हैं, और दूसरा पानी के लिए वहाँ के जो राष्ट्रपति थे तेन्यू, वो उनको समुद्र में ले गए। तो एक जीप नुमा एक उपकरण था, उसमें ले गए और वो पानी पे तैरी और तैरते तैरते उसने पानी को साफ़ कर दिया। बाद में वो मोदी जी को उसको पिलाया भी था। और वो मशीन, वो उपकरण, वो एक जीप नुमा उपकरण जो है भारत सरकार को गिफ्ट भी किया। वो इस समय गुजरात में है और समुद्र के किनारे उसका यूज हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, उसको पानी पीने के लिए यूज नहीं किया जा रहा है अभी भी। अब मैं इजराइल के बारे में ही बताऊंगा कि वहाँ जो पानी है वो वैसे छोटा सा देश है, 0.63% भारत का एरिया है उसका, यानी भारत के एरिया के 0.63%, 1% से भी कम एरिया का छोटा सा देश है इजराइल। और उसके 2% ज़मीन में पानी निकलता है, बाकी पानी सूखी है।
और उस पानी के अलावा 500 मिलीमीटर पानी वर्षा वहाँ औसतन होता है हर वर्ष। उस 500 मिलीमीटर वर्षा में से जिस पानी का वो यूज़ करते हैं उसका 75% पुनः उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के तौर पर वहाँ एक टब होते हैं हर घर में, और वहाँ बच्चे बड़े सभी लोग जो नहाते हैं उस टब में नहाते हैं और बगैर साबुन के नहाते हैं, और वो उसमें कपड़े भी रखे होते हैं। वो कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर उनको निचोड़ते हैं उस पानी में, और वो पानी जब बचता है तो उसका तीसरा उपयोग गमले में पानी लगाते हैं, अपने पार्क में पानी देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा सोच भी नहीं सकते हम लोग कि हम अपने बच्चे जो हमारे नहाते हैं 4 बाल्टी से, कि हम उस पानी को भी बचा करके उसको टब में छोटे बच्चे को भी हम लोग कर लें। ऐसा नहीं है।